Welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca, and in this video session I'm going to teach you a chapter of class 11th which has been taken from the book Hornbill. So we are continuing with the chapter named Silk Road. This is chapter number 8 written by Nick Middleton. So here in this video session we are covering part 3 of this chapter, where we will learn the explanation of this part and we will learn all the hard words which will come in between. So before starting part 3, let us discuss an overview of the part 1 and part 2. हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे एक ऑथर हैं जिनका मन है माउंट कैलाश जाने का. वो यहाँ पर कोरा करना चाहते हैं, अपने कोरा को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड ही इज रियली वेरी विलिंग टू गो देयर. तो वो एक रास्ता कवर करके राहु का जा रहे हैं माउंट कैलाश की तरफ, जिसमें उन्हें रास्तों में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं और डिफरेंट परेशानियों का, डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है. इनके साथ 2 लोग हैं इस ट्रिप पर. द फर्स्ट पर्सन इज शैतान, जो कि इनका ड्राइवर है, जो कार ड्राइव कर रहा है, एंड देयर इज अनदर पर्सन दैट इज डेनियल, जो इनका साथी है, और वो बीच में उतर जाता है. एक जगह है जिसका नाम है होर. सो होर नाम की जगह पर वो उतर जाता है और अपना जो रास्ता है वो बदल देता है. वहीं शैतान और ऑथर दोनों ही होर में थोड़ी देर के लिए स्टे लेते हैं, वहां पर कुछ खाते पीते हैं और अपनी गाड़ी के टायर जो कि पंक्चर हो चुका है उसको ठीक करते हैं. इसके बाद आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इन पार्ट 3. सो लेट अस बिगिन. आई वाज सर्व्ड बाय अ चाइनीज यूथ. ऑथर बहुत ही नियर पहुंच चुके हैं माउंट कैलाश के, और ऑथर चाहते हैं कि वो माउंट कैलाश किसी भी तरीके से पहुंच जाएं, बट शैतान उन्हें रोक देता है और कहता है कि आप जाकर के चाय पी लो ताकि हम लोग थोड़ा सा स्टे कर लें यहाँ पर. तो जब ये स्टे करते हैं यहाँ पर एक कैफे में, वो कैफे जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब है और वो होर का एक इकलौता बहुत ही मशहूर कैफे है, तो इनको सर्व किया जाता है. एक चाइनीज यूथ था जिसने इनको सर्व किया, और वो किस यूनिफॉर्म में था? वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था. Who spread the grease around my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. सो आपने ये आदमी देखा, राइट? सो ये जो आदमी था इसने मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इसने आकर के पहले ऑथर की टेबल को साफ किया. तो ऑथर की टेबल को साफ करने के लिए, जो उनके सामने वाली टेबल थी जिसपे वो बैठे थे, उसको साफ करने के लिए उसने कुछ अजीब सा ग्रीस लगाया, एक थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस जो थोड़ा सा थिक होता है, राइट? उसको लगाया, और उसको लगाने के बाद वो टेबल को साफ कर रहा था एक गंदे कपड़े से. Filthy refers to dirty. Rag refers to the old, worn, torn cloth. Right? So, इस आदमी ने क्या किया? पहले टेबल को साफ किया और फिर उसके बाद उनको एक ग्लास और एक टी का थर्मस ला करके दे दिया. Half an hour later, Shaitan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of the town towards Mount Kailash. आधे घंटे बाद शैतान वापस आ गया और वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि मैं अकेला था. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक जगह पर बंद गए हैं और वो अकेले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है. तो जब शैतान वापस आ गया तो उन्हें थोड़ा सा बेटर फील हुआ, और फिर ये लोग कहाँ की तरफ निकल गए? माउंट कैलाश की तरफ, जहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला था और ये वेस्ट साइड की तरफ था, और वहाँ पर बहुत सारा इनको रबिश मिला, मतलब बहुत सारी खराब चीज़ें इनको रास्ते में पड़ी हुई मिली, जिससे रास्ता उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा था और इनकी गाड़ी बहुत ही झूलते हुए अगेन माउंट कैलाश की तरफ बढ़ गई. माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार्क contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. अब ऑथर कहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, यानी कि जो चीज़ मैंने पूरे रास्ते में एक्सपीरियंस करी, वो बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही ऑपोजिट थी उन लोगों के रेफरेंस में जिनकी स्टोरीज वो अभी तक पढ़ते आए थे. लोगों ने अलग अलग लोगों ने माउंट कैलाश की जर्नी को कवर किया है, और जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने अलग अलग लोगों के अकाउंट्स को पढ़ा कि कैसा उनका माउंट कैलाश का रास्ता रहा, या किस तरीके से उन्होंने लेक मानसरोवर को कवर किया. तो लोगों के जो
अकाउंट्स थे या लोगों की जो बातें थी वो ये रिवील करती थी कि उनका जो लेक मानसरोवर का रास्ता था, जो डिस्टेंस था, जो कवरिंग थी, वो बहुत ही अच्छी कवर करी थी, बहुत ही पॉजिटिव वो लोग उस जर्नी में रहे। लेकिन ऑथर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं इकाई कावागुची, अ जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। 1900 में एक जापानीज मॉन्क यहाँ पर आया था लेक मानसरोवर पे। जापानीज मॉन्क आप देख सकते हो, ये है वो जिनका नाम है इकाई कावागुची। तो 1900 में इकाई कावागुची नाम का एक जापानीज मॉन्क मानसरोवर पर आया। Was so moved by the sanctity. Sanctity refers to the purity of the lake that he burst into tears. और वो ये लेक मानसरोवर की जो प्योरिटीज थी उससे इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए उसकी प्योरिटी को देख करके। A couple of years later, कुछ सालों बाद, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin. एक पर्सन थे स्वेन हेडन, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। ही वॉज अ स्वीड। तो वो भी कुछ सालों बाद यहाँ पर विजिट किए इस हेलोड वाटर की तरफ, दैट मीन्स द रिस्पेक्टेड वाटर, द लेक मानसरोवर, हु वाज़न्ट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्सन थे वो इस तरह की पर्सनालिटी थे कि ये कभी भी इमोशनल नहीं होते थे, ये कभी भी रोते नहीं थे, इनके कभी भी आंखों में आंसू नहीं आते थे। It was dark by time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Dachin for what turned out to be another troubled night. अब ऑथर ने यहाँ पर दो लोगों के एग्जाम्पल्स को बताया, एक जापानीज मॉन्क और एक स्वीडन पर्सन का, जिनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनके एक्सपीरियंस से ऑथर का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट रहा, वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। फिर वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि अब थोड़ा अंधेरा हो चला था और हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। हम लोग यही करीब 10:30 बजे का टाइम होगा, हम लोग एक गेस्ट हाउस की तरफ पहुँच गए थे विच वॉज आउटसाइड। और ये गेस्ट हाउस कहाँ पे था? इट वॉज इन डाचिन। और वो कहते हैं जब मैं उस गेस्ट हाउस पहुंचा तो वो मेरे लिए और भी ट्रबल्सम हो गया था, यानी कि डाचिन के जिस गेस्ट हाउस में मैं जाकर के स्टे किया, मैंने रुका, वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, वो मेरे लिए और ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर चुका था। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. तो अब ऑथर यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं, राइट? तो ऑथर कह रहे हैं कि जिस रास्ते को कवर करके मैं आया था, वो खुला हुआ रास्ता जहाँ पे इतनी गंदगी थी, धूल थे, कंकड़ थे, पथरीला रास्ता था, वो होर का रास्ता जिस रास्ते को कवर करके मैं आया था, इसने मेरे कोल्ड को और बढ़ा दिया था, यानी कि जो उन्हें कफ और कोल्ड हो रखा था, जो उन्हें सर्दी जुकाम नज़ला हो रखा था, वो और बढ़ गया था। और सच तो ये है कि उन्होंने जो हर्बल टी पी थी, उस हर्बल टी से भी इनको किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं हुआ था। So he was just trying to tell us कि कोई भी चीज़ उनको फायदा नहीं दे रही थी, including that herbal tea, and he was not at all happy with that herbal tea क्योंकि उससे भी उनका जुकाम नज़ला सही नहीं हुआ। One of my nostril was blocked। अब nostrils क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो ये हमारी नोज है, राइट? ये हमारी नोज है और हमारी नोज में दो होल्स होते हैं जिनसे हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, उन्हें आप नथुने बोलते हो, नॉस्ट्रल्स। तो ये जो नॉस्ट्रल्स थे, इनमें से जो एक नॉस्ट्रल था ऑथर का, वो ब्लॉक हो गया था। जब जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा एक नोज ब्लॉक हो जाता है प्रॉपर्ली। तो उनके साथ भी यही चीज़ हुई थी, उनका एक नोस्ट्रल जो था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और ऑथर कहते हैं जैसे ही मैं लेट जाता था सोने के लिए, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient
ऑक्सीजन। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि जो मेरा दूसरा नॉस्ट्रल था, यानी कि सपोज अगर ये मेरी नाक है और ये मेरी नाक के 2 नॉस्ट्रल्स, तो अगर मेरा एक नॉस्ट्रल बंद था तो मेरे दूसरे नॉस्ट्रल से तो एयर जानी चाहिए थी ना, लेकिन मेरा दूसरा नॉस्ट्रल मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच पाता। आई वॉज फीलिंग लाइक अ सिक, मेरे को बीमार जैसा फील हो रहा था। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। तो इन्होंने अपनी वॉच को देखा, दैट वॉज अ डिजिटल वॉच, तो उन्होंने इसमें चेक किया तो उनको अभी भी पता चल रहा था कि वो 4760 मीटर की दूरी पर हैं सी लेवल से। इट वॉजंट मच हायर देन रावू। फिर वो कहते हैं ये इतना भी ऊंचा नहीं था जितना रावू था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। लेकिन यहाँ पे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे उन्हें हाफाई सी आ रही थी, उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो उन्हें बार बार उठ करके ऐसे बैठना पड़ रहा था और सांस लेनी पड़ रही थी। I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scared me. अब वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने अपना पूरा जर्नी कंप्लीट किया, उस तरीके से मुझे इस तरह के इशू रेगुलरली हो रहे थे और मैं अब उसका अकस्टम टू हो चुका था। दैट मीन्स आई वॉज नाउ यूज टू ऑफ दिस। मुझे आदत पड़ गई थी इसकी कि रात में मुझे ये दिक्कत होती थी, सोने में प्रॉब्लम होती थी और मैं ओके था उस चीज़ से। लेकिन अभी जो मेरे साथ हो रहा था कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, मेरे अंदर ब्रीद इन ही नहीं हो पा रही थी, तो उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत स्कैर्ड हो गया, मैं बहुत ही डर गया। टायर्ड एंड हंग्री, पहला चीज़ तो मैं थक गया था और दूसरा मैं भूखा भी था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। अब मैं कोशिश कर रहा था सोने की, बिकॉज मेरी नोज ब्लॉक हो रखी थी और मेरे एक नॉस्ट्रल से पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, तो मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। After a while, कुछ देर बाद, I switched to single nostril power, which seems to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. Now what is this? ऑथर जब प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मुंह से सांस लेनी शुरू कर दी, लेकिन फिर उन्हें जब लगा कि उनका जो सिंगल नॉस्ट्रल है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कर सकता है और उनका सिंगल नॉस्ट्रल जो है वो इतना कैपेबल है कि वो सांस ले पाए, तो उन्होंने, अब ये हमारे साथ होता है, ये हर कोई एक्सपीरियंस करता है कि हमको लगता है हाँ थोड़ी थोड़ी सी सांस हमारे एक नॉस्ट्रल से जा रही है, तो हम लोग मुँह से सांस लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ड्रिफ्टिंग ऑफ होते थे, व्हाट डज इट मीन, जैसे ही वो सोने के लिए जाते थे, यानी कि जैसे ही उन्हें नींद आती थी, वो अचानक से चौंक करके उठ जाते थे। आई वोक एब्रप्टली, सडनली। समथिंग वॉज रॉन्ग, अब उन्हें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, वो बार बार नींद से जग जा रहे थे। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सैट अप। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे छाती पर एक भारीपन सा है और उस भारीपन की वजह से मैं बार बार उठ जा रहा था। I sat up a moment that cleared my nasal passage almost instantly and relieved the feeling in my chest. और जैसे ही मैं उठ करके बैठ जाता था तो फिर से मेरे साथ चीज़ें सही होने लगती थी, मेरे चेस्ट पे भारीपन ख़त्म हो जाता था, मेरी नोस्ट्रल से सांस अंदर जाने लगती थी और मुझे रिलैक्सेशन मिलने लगता था। लेकिन ये तभी हो रहा है जब वो उठ के बैठ जा रहे हैं, और जब वो लेटते हैं तो उनके साथ फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है। I lay back down. मैं जब बैठा, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मुझे लगा अब सांस मेरे अंदर जा रही है, मैं फिर लेट गया। मैंने फिर से कोशिश करी सोने की। अब क्योंकि ऑथर बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, उन्हें नींद आ रही थी, तो वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इस बार भी मुझे जो रिजल्ट मिला वो सेम था, मतलब सिमिलरली एज दैट ओनली आई वॉज अनएबल टू ब्रीथ। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट। नाउ लैंड ऑफ नॉट क्या है? स्टेट ऑफ स्लीप। अब ऑथर कह रहे हैं कि क्योंकि मैं इतना थका हुआ था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे नींद भी बहुत जोरों की आ रही थी, मैं बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं सोने चलता तो मेरे साथ क्या होता था, मेरी नींद भाग जाती थी। क्यों भाग जाती थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना, आई एम गोइंग टू डाई, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे सांस प्रॉपर्ली लेने को नहीं मिली तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोने चलता मेरी नींद भाग जाती थी क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती थी। सो इट वॉज गेटिंग डिसअपियर। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट।
तो ये उनके साथ बार बार चलता रहा, वो बार बार सोने की कोशिश करते और वो बार बार उठ जाते। When something told me not to, अब क्योंकि ऑथर इतने ज्यादा थके हुए हैं तो अब वो वापस से सोने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ही इज अगेन गोइंग टू द स्टेट ऑफ स्लीप, बट इनका दिमाग इनको क्या बोल रहा है, नो यू कांट स्लीप, आई मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। अब उनके दिमाग से उनको वापस से सिग्नल आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं सोना नहीं, अगर तुम सो गए तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा, हो सकता है सफोकेशन की वजह से तुम मर जाओ। तो इनका जो दिमाग था वो उनको बार बार सिग्नल दे रहा था। कैन यू लुक एट दिस, दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि दिमाग से उनको सिग्नल आ रहे थे कि नहीं तुम्हें सोना नहीं है। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन द प्रीवियस ओकेजन। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। अब अक्सर उनके साथ ऐसा होता था कि जब वो लेटने चलते थे तो उनका दिमाग उनको ये बोलता रहता था कि देखो तुमको सोना नहीं है, लेकिन इस बार उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस बार उनके साथ थोड़ी सी कंडीशन अलग थी। इस बार उनको लग रहा था कि अगर वो गलती से भी सो गए तो शायद वो मर जाएंगे, वो सफोकेशन से बाहर कभी भी आ नहीं पाएंगे, राइट। सो ही वॉज सेड दैट आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सोने वाला नहीं हूँ। Sitting up once more immediately made me feel better. फिर से वो उठ करके बैठ गए और जब वो उठ करके बैठ गए तो उन्हें वापस से बेटर फील होने लगा। I could breathe freely and my chest felt fine. अब मैं सुकून से सांस ले सकता था और मेरे जो चेस्ट थे वो पूरी तरीके से फाइन फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे। But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. फिर जैसे ही मैं लेटता मेरे जो साइनस थे, यानी कि जो मेरे नॉस्ट्रल के ऊपर वाला जो पार्ट था वो फूल जाते थे, भर जाते थे और मेरे चेस्ट में अजीब सा सफोकेशन होने लगता था और सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी। आई ट्राइड पॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। मैंने कोशिश करी कि मैं दीवार का टेक लूँ और दीवार पे पीछे टेक लगा करके सोने की कोशिश करूँ। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। टू ड्रॉप ऑफ मतलब टू होल्ड अप। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया कि मैं रिलैक्स फील कर सकूं और मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो पाऊं। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन बट आई वॉज अफ्रेड टू स्लीप। अब इसका क्या मतलब है, आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मतलब कि क्या वजह थी, क्या कारण था जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं सो नहीं पा रहा था। A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. मेरे अंतर मन से एक आवाज आ रही थी कि अगर आज मैं सो गया तो मैं वापस कभी भी उठ नहीं पाऊंगा। So I stayed awake all night. इसलिए मैं रात भर जागता रहा। Setan took me to the Darchain Medical College the following morning. सेतान ने क्या किया, वो मुझे डार्चेन के मेडिकल कॉलेज लेकर के गया अगली सुबह। सेतान जो कि उनका ड्राइवर है। The medical college at Darchain was new. जो मेडिकल कॉलेज डार्चेन में था वो थोड़ा सा नया था। And looked like a monastery. और वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल की तरह नहीं लग रहा था, वो एक मोनास्ट्री की तरह लग रहा था। From the outside, बाहर की तरफ से। With a very solid door that led into a large courtyard. उसमें एक बहुत ठोस और मजबूत सा दरवाजा लगा हुआ था और जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको एक बड़ा सा कोर्टयार्ड टाइप का मिलेगा। We found the consulting room. हम लोगों ने वहाँ पर जाके पता किया कि कंसल्टेशन कहाँ पे ली जाती है, कहाँ पे राय मशवरा सलाह किया जाए कि क्या दिक्कत है भाई। Which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor. जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत अंधेरा था, वहाँ पे बहुत ठंड हो रखी थी और वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर था। Who were none of the paraphernalia, right? पैराफिनेलिया क्या होता है वो मैं भी आपको बता देती हूँ। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। अब जनरली क्या होता है, जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें एक डॉक्टर देखने के लिए मिलता है। तो उस डॉक्टर ने एक डॉक्टर वाला वाइट कलर का कोट पहन के रखा होता है, उसके गले में स्टेथोस्कोप होते हैं और जो हेड होता है उस पर एक लाइट टाइप की होती है। तो उसी को ही बोला गया है पैराफिनेलिया, राइट। तो मैंने सोचा कि जैसे कि आम डॉक्टर्स होते हैं अपने प्रॉपर ड्रेसअप में, वैसे ही यहाँ पर भी एक डॉक्टर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक नॉर्मल सा आदमी था। नो वाइट कोट, उसने कोई भी वाइट कोट नहीं पहन रखा था। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हैट। वो जैसे बाकी तिब्बतन्स होते हैं वैसा ही लग रहा था, कुछ अलग कुछ डिफरेंट नहीं था। उसने एक मोटा सा पुलोवर डाल रखा था, मतलब एक ऊनी सा
ऊपर ओवरकोट डाल रखा था और साथ में गरम गरम हैट पहनी हुई थी ठंड से बचने के लिए. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा कि आखिर मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं सो नहीं पाया हूँ और मैं जब सोने चलता हूँ तो मैं अचानक से उठ जाता हूँ, मुझे सडन एवर्जन्स हो रहे थे लेटने से. तो उसने क्या किया, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और उसने मेरी नाड़ी यानी कि मेरी नस पे हाथ रख दिया जो कि मेरी रिस्ट की नस थी. इट्स कोल्ड, he said finally through Satan. A cold and the effects of the altitude. तो काफ़ी सारे सवाल जवाब करने के बाद और उनकी जो नर्व्स थी उनको चेक करने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला ये ठंड है, तुम्हें ठंड लग गई है. और उन्होंने ये भी बताया कि ये चीज़ इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आप एक हाइट पर हो. I'll give you something for it. मैं इसके लिए तुम्हें तो कुछ देता हूँ. I asked him if he thought I had recovered enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said you will be fine. मैं थोड़ा सा कंसर्न था क्योंकि मुझे अपने माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करना था. तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इतना केपेबल हो पाऊंगा, इतना ठीक हो पाऊंगा कि मैं अपना कोरा कंप्लीट कर सकूं. तो डॉक्टर कहने लगा हाँ हाँ बिल्कुल, तब तक तुम ठीक हो जाओगे. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. अब जो ऑथर थे वो इस मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के आए और जब वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के आए तो उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का लिफाफा था. उस लिफाफे के अंदर लगभग 15 पेपर के पाउचेस थे. आपने देखा होगा पुड़िया बना करके जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे पुड़िया बना करके देते हैं, अलग अलग पुड़िया बना करके देते हैं दवाइयों की. I had a 5-day course of Tibetan medicine. उन्होंने मुझे 5 दिन का कोर्स लेकर के दिया था कि 5 दिन आपको ये दवाइयाँ लेनी है. Which I started right away. जो मैंने आज ही से खानी शुरू कर दी थी. Okay, I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक पुड़िया है जिसमें ब्राउन कलर का पाउडर है जिसको उन्हें लेना था पानी के साथ, वो भी गर्म पानी के साथ. इट टेस्ट जस्ट लाइक सिनेमन. सिनेमन क्या होता है आपने देखा होगा ना, दालचीनी, ये जो मम्मी लोग डालती हैं खाने में. तो वो कहते हैं कि जब मैंने उसको लिया, इनटेक किया, तो मुझे दालचीनी के जैसा लग रहा था, जैसे कोई जड़ी बूटी या कुछ इस तरह का बना के दे दिया हो. द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल. फिर वो कहते हैं कि जब मैं लंच टाइम वाली और बेड टाइम वाली दवाइयों को देख रहा था, उनको खोल करके देख रहा था, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे. बोथ कंटेन स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पेलेट्स. टैब्स, गोल गोल टैबलेट्स होती है ना, उन्हें बोलते हैं पेलेट्स. तो छोटी छोटी सी गोलियां टाइप की उनको लग रही थी, ये काली काली सी. स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पेलेट्स, एक्चुअली नॉट ब्लैक, इट्स ब्राउन. They looked suspiciously like sheep dung. अब उनको देख करके उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं ये कहीं शीप की वो जो डंग है, जैसे काऊ डंग होता है वैसे ही शीप डंग होता है, the excreta of the sheep, right? तो कहीं ये शीप का डंग तो नहीं है. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मैंने उन्हें खा लिया. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन. और वो पहला ऐसा दिन था जब मैं रात में सुकून से सो पाया. मैं एक मरे हुए इंसान की तरह नहीं सो रहा था, बल्कि मैं एक लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह सो रहा था, जो कि सजीव था, जीवित था, जिंदा था. So with this we have come to the end of the part 3, but we have learned that कि ऑथर इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और साथ ही साथ में उन्हें एल्टीट्यूड पे दिक्कत भी हो रही है और वो प्रॉपरली वहाँ पर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी इम्प्रॉपर हो चुकी है और उन्हें कोल्ड और कफ हो गया है. तो स्टूडेंट्स, आई सपोज कि आप लोग को ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड विद द रेस्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. Do not forget, if you people are new here, do subscribe our channel at 24/7 School. And if you people really like the session, do not forget to like and share it. Thank you and bye-bye.